नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय भोजन क्या होता है। हमारा राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। और मोनाल को क्या पसंद है? मोनाल को आलू पसंद है। ठीक है, तो प्रिय भोजन क्या है? मोनाल। जो हमारा राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, उसको क्या पसंद था? तो उसको पसंद था केदार पाती। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। इस सीरीज के बारे में पूरी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो इसका पहला पार्ट है। तो आप उसको जाके, अगर आपने नहीं देखा, आप उसे देख सकते हैं कि ये सीरीज क्या है और किस बारे में है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मोनाल को संरक्षित कब किया गया था। जो हमारा राजकीय पक्षी है मोनाल, इसे संरक्षित किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोनाल की गणना सबसे पहले किस वर्ष में करवाई गई थी। तो देखिए, मोनाल की गणना सबसे पहले वर्ष 2008 में की गई थी। कॉमन पिकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों को हम देख रहे हैं, और उत्तराखंड का जो आपकी राजकीय तितली है वो कौन है? वो है कॉमन पिकॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉमन पिकॉक का अन्य नाम है लोग मोर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लोग मोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे राजकीय तितली घोषित किया गया 7 नवंबर 2016 को। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजकीय तितली कौन है? कॉमन पिकॉक यानी लॉग मोर। और इसे कब घोषित किया? 2016। नेक्स्ट है हमारा, कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। ठीक है, पेपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, 7000 फीट अगर मीटर में देखें तो लगभग 2100 मीटर के करीब ये पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, लिम्बा बुक द्वारा किस वर्ष कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। तो कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली कब इसको घोषित किया गया? 1996 में। किसके द्वारा? लिम्बा बुक के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, सीधा आपको फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट वीडियो जो इसका पहला पार्ट था, उसमें भी मैंने आपको कहा था इस सीरीज में आपको नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, अजब क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा, क्योंकि वन लाइनर जो बुक होती है वो बहुत सारी किताबों का एक मिक्सचर होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अंडे देती है। तो जो उत्तराखंड की राजकीय तितली है कॉमन पिकॉक, ये टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देना। देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क 2016 में ही खोला गया था। ठीक है, कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितना होता है। तो कॉमन पिकॉक का जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का, इसका पूरा जीवन काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। देखिए, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। किस वर्ष में घोषित किया गया? 2015 में। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। पहला प्रश्न, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है ढोल। ठीक है, कब घोषित किया गया? 2015 में। किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, योगेंद्र भंडारी। ठीक है, ढोल से कितनी तरह के ताल बजाए जाते हैं। तो राज्य में ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले कौन सी ताल, इसको ताल कर देना, कौन सी ताल बजाई जाती है। तो कौन सी ताल बजाई जाती है? बड़े ताल बजाई जाती है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है। तो राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं आपके, और यहां पर उत्तम दास। ठीक है, तो राज्य के अंदर ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? उत्तम दास हैं।
फुटबॉल को किस वर्ष उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया? प्रश्न बनेगा आपको डायरेक्टली, उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। क्रिकेट पे मत करना, फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल है। और इसे किस वर्ष में घोषित किया गया? 2011 में इसे उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? देखिए, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत। 2009 में घोषित की गई। 2010 से ये उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा बन गई है। ठीक है, तो कब से है? 2010 से। घोषित कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, पहली कौन सी है राजभाषा उत्तराखंड की? वो है हिंदी। दूसरी संस्कृत, और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना था, आपको उत्तराखंड का प्राचीन नाम पूछा गया, ऑप्शन में बाड़ाहाट भी दे दिया, सौम्यकाशी भी दे दिया। तो प्राचीन पूछेगा तो बाड़ाहाट, और अगर पौराणिक पूछेगा तो सौम्यकाशी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए क्या कहा था? ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा था। ठीक है, शत्रुघ्न नगर इसने कहा था। पुरोला के देवढुंगा से किस शासक की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? ठीक है, तो पुरोला कहाँ है? आपके उत्तरकाशी में है। और देखिए, हम यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहे हैं। मैंने आपको कहा था आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो आज की वीडियो में भी आपको कमेंट करके बताना है कि आप कैसा चाहते हैं, सीरियल वाइज चलें। अभी हम यहाँ पे उत्तरकाशी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार हम सारे आगे चलते हुए पूरी किताब के वन लाइनर्स यहाँ पर हम कवर कर जाएंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो कमेंट करके आपने बताना है इनको सीरियल वाइज चलाया जाए या रैंडमली चलाया जाए। ठीक है, पुरोला में हमें जो देवढुंगा है, यहां से एक यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। और ये यज्ञ वेदिका किसकी है? ये अमोघभूति की है। अमोघभूति कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा है। अब देखिए, यज्ञ वेदिका को लेकर पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, और जो अमोघभूति है इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर देना। ठीक है, पेपर में पूछा गया था अमोघभूति किस वंश का शासक है? कुलिंद वंश का शासक है। और कुलिंद वंश को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में। रवाई क्षेत्र को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया था? देखिए, रवाई क्षेत्र या रवाई परगना, इसे टिहरी में कब शामिल किया गया? तो इसे टिहरी में 1824 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा रवाई कांड को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो रवाई परगना या रवाई का जो क्षेत्र था, इसे टिहरी रियासत में 1824 में शामिल किया गया। किस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग ये कहा जाता है तिलाड़ी कांड को। ठीक है, जो रवाई क्षेत्र है या रवाई परगना, इसी में एक मैदान है जिसको तिलाड़ी मैदान कहा जाता है। तो यहीं पर घटना होती है। ठीक है, जहां पर जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। कब? 30 मई 1930 को। तो इस घटना, चूंकि ये तिलाड़ी मैदान में हुई, इसीलिए इसे तिलाड़ी कांड कहते हैं। क्योंकि जो क्षेत्र है वो रवाई क्षेत्र है, इसीलिए इसे रवाई कांड भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये कब घटित हुई थी? 30 मई 1930 को हुआ था आपका तिलाड़ी कांड या रवाई कांड। ठीक है, और जिसने गोलियां चलवाई थी यहां पर जनरल डायर ने तो नहीं, जनरल डायर ने तो जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। चक्रधर जुयाल, ठीक है, वो यहां पर जनरल था, उसने गोलियां चलवा दी। दीवान था वो। ठीक है, टिहरी रियासत में दीवान के पद पर वो काम करता था, और उसी ने यहां पर आकर गोलियां चलवा दी थी। इसीलिए दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? देखिए, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के किन जनपदों से लगती है? देखिए, उत्तरकाशी की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं, इसके अलावा चीन के साथ भी लगती हैं। और कौन से जनपद हैं हिमाचल के जो उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सही आंसर होगा किन्नौर और शिमला।
ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उत्तरकाशी की सीमा एक राज्य के साथ भी लगती है और एक देश के साथ भी लगती है। ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें उत्तरकाशी उत्तराखंड के कितने जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह आपके 4 जनपदों से सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी की सीमा देहरादून से लगती है, टिहरी से लगती है, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ इसकी सीमा लगती है। आपको जनपद याद रखना है, हिमाचल के कौन से जनपद हैं? किन्नौर और शिमला। उत्तरकाशी किस पर्वत के तलहटी पर बसा हुआ है? देखिए उत्तरकाशी जो है ये वर्णावत पर्वत है, इसके तलहटी पर बसा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि वर्णावत पर्वत कहां पर है? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है श्रृंखकंठ दर्रा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को जोड़ता है श्रृंखकंठ दर्रा। कई बार आपको उत्तराखंड ना देकर आपको पर्टिकुलर जिले का नाम पूछ लेता है, तो ये उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है उसको जोड़ता है हिमाचल के साथ। नेक्स्ट है उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और चमोली इन दोनों के बीच में है कालंदी दर्रा, और यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा। ठीक है, इसके अलावा नेलंग दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा, ये सारे दर्रे उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं। कौन सा दर्रा हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था? तो देखिए हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच में प्राचीन व्यापार मार्ग था बरासु दर्रा। ठीक है, बरासु दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में। बाली पास कहाँ है? तो उत्तराखंड में दर्रों को पास भी कहते हैं, धूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो बाली पास या बाली दर्रा आपके उत्तरकाशी में यमुनोत्री में स्थित है। औडनकाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देना। औडनकाल दर्रा आपके उत्तरकाशी में स्थित है। भैरव घाटी कहाँ स्थित है? तो भैरव घाटी आपके उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। बरासु घाटी कहाँ स्थित है? बरासु घाटी ये रवाई क्षेत्र में यानी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो मांझी वन फूलों की घाटी भी उत्तरकाशी में स्थित है। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलांग घाटी को, और नेलांग घाटी भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि राज्य में नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड में पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहते हैं? नेलांग घाटी। उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं? नेलांग घाटी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा बास्पा घाटी कहाँ स्थित है? बास्पा घाटी ये भी आपके उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। श्रीखंड पर्वत कहाँ स्थित है? श्रीखंड पर्वत ये भी आपके उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, उत्तरकाशी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत आते हैं, जिसमें आपका एक है श्रीखंड पर्वत। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ पर्वत भी आपका यहीं पर आता है, भगीरथी पर्वत। इसके अलावा गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक जयलंग पर्वत। ठीक है, तो जयलंग पर्वत भी आपके उत्तरकाशी में आता है। स्वर्ग रोहिणी पर्वत ये भी आपके उत्तरकाशी और कुछ हिस्सा चमोली में भी आता है। ठीक है, तो उत्तरकाशी और चमोली दोनों में है स्वर्ग रोहिणी। नेक्स्ट है हमारा थलिया शिखर और शिवलिंग शिखर के बीच स्थित है। थलिया शिखर या थलिया सागर पर्वत ये भी आपके उत्तरकाशी में है। शिवलिंग शिखर ये भी उत्तरकाशी में है, और दोनों के बीच में आता है मेरू पर्वत। तो मेरू और सुमेरु पर्वत दोनों आपके उत्तरकाशी में आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इनको आप नोट करते हुए चल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। अगर आपको याद है तो इनको रिवाइज करते हुए चलें, याद नहीं है तो नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले पार्ट में कहा। नेक्स्ट है हमारा किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? हिमालय का मैटरहॉर्न ये कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भैरवझाप पहाड़ व जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो भैरवझाप पहाड़ और जोगिन चोटी ये दोनों आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं।
द्रौपदी का डांडा या रानी का डांडा, ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों भी आपके उत्तरकाशी में पड़ते हैं। किस स्थान पर पाबर और टोंस का संगम होता है? देखिए पावर नदी, कहीं पर इसे पाबर नदी भी लिखा गया है, ठीक है, वहां की जगह पर बा भी लिखा गया है। पाबर नदी और टोंस नदी, इन दोनों का संगम उत्तरकाशी यहां पर त्यूनी में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों का संगम कहां पर होता है? त्यूनी में इनका संगम होता है। ये जो पावर नदी है ये कहां से आती है? तो ये नदी जो है पावर नदी उत्तरकाशी का जो आराकोट है यहां से आती है, ठीक है। और कहां जाकर मिल जाती है? त्यूनी में ये टोंस नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, यमुना का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी का अन्य नाम है कालिंदी नदी। सीधा पूछा जाएगा। देखिए कालिंदी दर्रा हमने देखा, ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है। कालिंदी नदी अन्य नाम किसका है? यमुना नदी का, ठीक है। पुराणों में यमुना नदी को क्या कहा गया है? तो यमुना नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री कहा गया है, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी कहा गया है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना को। पुराणों में इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है, यम की बहन कहा गया है और कृष्ण की पटरानी कहा गया है। यमुना की राज्य में लंबाई कितनी है? यमुना नदी उत्तरकाशी से निकलती है, यमुनोत्री से आती है और देहरादून के बाद ये यूपी में एंटर कर जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में यमुना की कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। और अगर बात करें उत्तराखंड यहाँ से लेकर और यूपी में जब इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक तो इसकी कुल लंबाई है 1384 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितनी है? 136। और यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक कितनी है? 1384 किलोमीटर। किस घाटी को कमल घाटी का वरदान कहा जाता है? देखिए जैसे मिस्र जो देश है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है या नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। उसी प्रकार कौन सी नदी घाटी है या कौन सी घाटी है जिसे कमल नदी का वरदान कहते हैं? तो ये है पुरोला घाटी। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा, आपको पूछेगा पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो कमल नदी को कहते हैं। आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आसन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किस स्थान से यमुना नदी राज्य से बाहर चली जाती है? तो यमुना नदी राज्य से बाहर धालीपुर से चली जाती है, ठीक है। यमुनोत्री से लेकर देहरादून में धालीपुर तक ये बहती है और फिर ये यहाँ से उत्तराखंड से बाहर यूपी में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट है हमारा टोंस नदी किन नदियों से मिलकर बनी है? देखिए टोंस नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, जिसे तमसा नदी भी कहते हैं, ठीक है। और ये नदी जो है रुपिन और सुपिन, इन दो नदियों से मिलकर बनी है, सुपिन और रुपिन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इन दोनों को लेकर एक फैक्ट आपको और याद रखना है, जो आपकी रुपिन नदी है, ये रुपिन नदी कहाँ से आती है? रुपिन नदी हिमाचल प्रदेश से आती है। सुपिन नदी उत्तरकाशी से निकलती है, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा टोंस नदी की कौन सी नदी जो है वो हिमाचल से आती है? रुपिन। कंफ्यूजन हो जाता है कि सुपिन आती है कि रुपिन आती है, तो याद रखना हिमाचल से आती है रुपिन और उत्तरकाशी से आती है सुपिन। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और बनाती हैं टोंस नदी, ठीक है। कौन सी नदी उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाती है? तो उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर याद रखना है आपको, टोंस नदी बनाती है, यमुना नदी नहीं बनाती है। यह उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर टोंस नदी बनाती है, ठीक है। टोंस यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो राज्य में सबसे ज्यादा वन आच्छादित नदी घाटी है आपकी टोंस नदी घाटी। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और टोंस नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा टोंस की कुछ महत्वपूर्ण नदी और हैं, दो नदियां, एक है खूनीगाड़, ठीक है। खूनीगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की। इसके अलावा एक और है मोनागाड़, ठीक है। ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों नदियां टोंस नदी की सहायक नदी है।
और टोन्स किसकी है? यमुना नदी की। नदी तंत्र को भी हम कवर कर चुके हैं, अलग अलग बार हम इसको कवर कर चुके हैं। जब हमने परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज सीरीज कवर की तब हमने नदी तंत्र को कवर किया, एमसीक्यूज में हमने कवर किया, वन लाइनर में हमने कवर किया और टॉपिक वाइज में हमने कवर किया। तो जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीकों से पढ़ते हो तो इससे आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके माइंड में चीजें बैठती जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, आपको याद लंबे समय तक रह जाती हैं। तो आप नदी तंत्र को डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो अदर वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज का, ये हमारा आज सेकंड पार्ट था और इसका हमने 2 पार्ट्स में 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, सीरीज आपको कैसी लग रही है। एक और चीज, हमने इस सीरीज को पहले भी एक बार शुरू किया था लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। आधे कुछ पार्ट्स हुए थे, शुरुआत के 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स हुए थे। उसके बाद वो सीरीज जो थी उसको हमने इंडिविजुअल बुक से हटाकर उसको हमने इंपॉर्टेंट वन लाइनर में कवर कर दिया था। यहां पर हमारा यह है कि हम इसमें पूरी बुक को कवर करेंगे। इसी प्रकार आपके लिए वन लाइनर जो सेलेक्ट करके मैं लेकर आता हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं या जहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो आपको सीरीज कैसे लग रही है और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कोई अगर आपका सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।